हेलो। सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका मनोविज्ञान के सीडीपी के सेशन में। आप सभी विद्यार्थियों का, अध्येताओं का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। जुड़ जाइए सभी एक बार, सभी सेशन को शेयर करते हुए। और आज बहुत ही शानदार टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना? क्लियर? गुड आफ्टरनून भैया। भूप हुडल, गुड आफ्टरनून। आज जो अपन पढ़ने वाले हैं अधिगम, ठीक है? अधिगम। अधिगम जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शिक्षक भर्ती के जितने भी एग्जाम होते हैं, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो लर्निंग टॉपिक से पूछे जाते हैं, क्योंकि अधिगम करता बच्चे कैसे सीखते हैं, अधिगम के कौन कौन से सिद्धांत हैं, अधिगम के कौन कौन से मुख्य नियम हैं, अधिगम की मुख्य परिभाषाएं, अधिगम की प्रकृति, अधिगम के विकार जो हैं जिसको लर्निंग डिसेबिलिटी बोलते हैं, अधिगम निर्योग्यता क्या है, डिसलेक्सिसिया क्या है, एलेक्सिसिया क्या है, डिस्प्रेजिया क्या है, डिस्मोर्फिया क्या है, डिस्प्रेक्सिया क्या है, बुलिमिया नर्वोसा क्या है, एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ से सबसे ज्यादा, चाहे सी टेट का एग्जाम हो, चाहे वो एस टेट का एग्जाम हो, चाहे यूपी टेट का एग्जाम हो, चाहे राजस्थान रीट का एग्जाम हो, टीजीटी एग्जाम हो, पीजीटी हो, सारे सभी जगह ये सबसे ज्यादा जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना? तो अधिगम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको लर्निंग। क्या बोलते हैं? लर्निंग। लर्निंग, ठीक है ना? लर्निंग यानी सीखना। देखो, अधिगम को अगर हम सामान्य अर्थ में बात करें तो इसका सामान्य अर्थ क्या होता है? इसका सामान्य अर्थ होता है सीखना। सीखने को ही क्या बोलते हैं? अधिगम कहा जाता है, ठीक है? अधिगम यानी सीखना। साइकोलॉजी में सीखने को ही क्या बोलते हैं? अधिगम बोलते हैं, लर्निंग कहा जाता है, ठीक है? अधिगम क्या है? अधिगम जो है वो व्यवहार में हुआ, व्यवहार में हुआ अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है, ठीक है ना? यानी कहने का मतलब अधिगम क्या है? व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया। व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया, परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अधिगम। यानी और अगर हम बात करें अनुभव से लाभ उठाने की प्रक्रिया, अनुभव से लाभ उठाने की जो प्रक्रिया है, इसको अपन क्या बोलते हैं? लर्निंग कहते हैं, ठीक है? तो अधिगम का सामान्य अर्थ क्या है? सीखना। व्यवहार में हुआ अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन क्या कहा जाता है? अधिगम कहा जाता है। व्यवहार में परिवर्तन की जो प्रक्रिया है उसको किस नाम से जानते हैं? अधिगम के नाम से जानते हैं। अनुभव से लाभ उठाने की जो प्रक्रिया है उसको किस नाम से जानते हैं? अधिगम के नाम से जानते हैं, ठीक है? यानी सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन, ठीक है? या कह सकते हैं अनुभव से लाभ उठाने की प्रक्रिया, ये भी कह सकते हैं, यानी नए अनुभवों से लाभ उठाना। नए अनुभवों से, नए अनुभवों से लाभ उठाना, नए अनुभवों से लाभ उठाना क्या कहा जाता है? अधिगम कहा जाता है, लर्निंग कहा जाता है, ठीक है? अनुभव, व्यवहार में हुआ अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, ठीक है ना? व्यवहार में हुआ अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, यानी इसको अपन ये भी कह सकते हैं कि अधिगम क्या है? व्यवहार के कारण, व्यवहार के कारण, व्यवहार में हुआ अपेक्षाकृत
अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। अपेक्षाकृत कौन सा परिवर्तन? स्थायी परिवर्तन। क्या कहा जाता है? अधिगम कहा जाता है। व्यवहार के कारण व्यवहार में हुआ अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, ठीक है ना। जैसे बात करें कि व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं ना दोस्तों, वो दो प्रकार के होते हैं। व्यवहार परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो स्थायी परिवर्तन और एक अस्थायी परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? दो, ठीक है ना। व्यवहार परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। हैंग कर रहा है भैया। व्यवहार में परिवर्तन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। यार ये तो हैंग कर रहा है भाई। कोड थोड़ा सा हैंग कर रहा है। चलिए देखो, व्यवहार के कारण व्यवहार में हुआ अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्थायी और एक अस्थायी। हमेशा जो स्थायी परिवर्तन होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? आपके अधिगम यानी लर्निंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है इसको? लर्निंग के नाम से जाना जाता है। चलिए अब आई बात समझ में। देखो, व्यवहार में परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। व्यवहार में परिवर्तन में परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो होता है बेटा आपका स्थायी परिवर्तन। एक तो कौन से होते हैं? स्थायी परिवर्तन। स्थायी परिवर्तन। और एक आपके व्यवहार में होते हैं अस्थायी परिवर्तन। अस्थायी परिवर्तन। व्यवहार परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, स्थायी और अस्थायी। नंबर एक, नंबर दो, ठीक है ना। स्थायी परिवर्तन जो होते हैं वो तीन चीजों से होते हैं। स्थायी परिवर्तन कितने चीजों से होते हैं? तीन। नंबर एक, एक तो होता है अभ्यास से। अभ्यास से व्यवहार में कौन सा परिवर्तन होता है? स्थायी। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, और रस्से आवत जावत सिल पर पड़त निशान। यानी कहने का मतलब, अभ्यास से व्यवहार में कौन सा परिवर्तन होगा? स्थायी परिवर्तन होगा। नंबर दो, दूसरा प्रशिक्षण। प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग से भी व्यवहार में कौन सा परिवर्तन होता है? स्थायी। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन किससे होता है? अभ्यास से होता है, प्रशिक्षण से होता है। और नंबर तीन हम बात करें व्यवहार में, तीसरा जो होता है वो होता है अनुभव से। अनुभव से भी व्यवहार में कौन सा परिवर्तन होता है? स्थायी। याद रखना, व्यवहार में तीन प्रकार से स्थायी परिवर्तन होता है। नंबर एक अभ्यास से, नंबर दो अनुभव से, नंबर तीन प्रशिक्षण। तो अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में कौन सा परिवर्तन होता है? स्थायी परिवर्तन, ठीक है ना। जब हम किसी चीज का बारंबार बारंबार अभ्यास करते हैं तो वो हमारे अभ्यास में आ जाता है। जैसे एक बार प्रश्न आया था सीटेट में कि फुटबॉल का एक खिलाड़ी प्रारंभ में तो फुटबॉल खेलने में पारंगत था, लेकिन लंबे समय की बीमारी के बाद जब वो ग्राउंड पे वापस आता है तो उसको फुटबॉल खेलने में परेशानी आई। ऐसा होने का कारण क्या है? उसकी प्रैक्टिस छूट गई। भाई उसका कारण क्या रहा? प्रैक्टिस। जैसे हम क्रिकेट मैच देखते हैं, जब कोई खिलाड़ी इंजर्ड हो जाता है, चोटग्रस्त हो जाता है और काफी समय से वो मैदान से बाहर रहता है, तो जब वो वापसी करता है तो वापसी के दौरान उसको थोड़ी समस्याएं आती हैं, उसकी फॉर्म नहीं आ पाती। कारण क्या है? क्योंकि वहां उसको अभ्यास का लेक है, लेक ऑफ प्रैक्टिस।
क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, अभ्यास हमें क्या बनाता है, कुशल बनाता है, ठीक है ना। दूसरा प्रशिक्षण, जो ट्रेनर होते हैं वो हमको क्या देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। तो ट्रेनिंग में हमें चीजें सिखाई जाती हैं, जैसे तैरना सिखाना, जैसे जो एमबीबीएस के छात्र होते हैं उनको केंचुआ काटना सिखाना, उनको सर्जरी करना सिखाना, तो वहां पर ट्रेनर उनको क्या देता है, ट्रेनिंग देता है। तो ट्रेनिंग से भी व्यवहार में कौन सा परिवर्तन आता है, स्थायी परिवर्तन आता है। कौन सा आता है, स्थायी परिवर्तन। तीसरा अनुभव, हमारे जो एक्सपीरियंस होते हैं, ठीक है ना, वो अनुभव से भी हमारे व्यवहार में क्या आता है, स्थायी परिवर्तन। तो तीन चीजें हैं, इसके अलावा चौथी कोई चीज नहीं जिनसे आपको व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होगा। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन तीन चीजों से होगा, अभ्यास से, प्रशिक्षण से और अनुभव से। एक हमारे व्यवहार में होता है अस्थायी परिवर्तन। अब अस्थायी परिवर्तन किन किन चीजों से होता है, देखो नंबर एक, पहली बात करें तो थकान, फटीग जिसको बोलते हैं, जब हम थक जाते हैं, ठीक है ना, तो हमारा पढ़ने का मन नहीं करता, हम अधगम नहीं कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि थकान की वजह से हम चीजों को कवर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। कभी कभी क्लास में देखा होगा बच्चे सुबह से पढ़ रहे होते हैं तो वो क्या बोलते हैं, सर अब मत, अब रहने दो सर, अब समझ में नहीं आ रहा। क्यों, सुबह से पढ़ रहे, थक गए। तो ये कंडीशन कब तक रहती है, जब तक उनके अंदर थकान है, ठीक है ना। और हमने कहा चलो कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं, इन बच्चों को एक चाय नाश्ता करा देते हैं, इनको रिफ्रेशमेंट दे देते हैं, थोड़ी देर के लिए खेल खिला देते हैं। तो वापस से बच्चे चाय नाश्ता करके या उनको कोई पोषाहार दे करके हम उनको री एनर्जेटिक बना देते हैं, तो फिर वो दोबारा से अधगम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वहां वो थकान के कारण जब अधगम के लिए मना कर रहे होते हैं तो वो भी एक व्यवहार में परिवर्तन था, लेकिन वो व्यवहार में कौन सा परिवर्तन था, अस्थायी। और कभी भी अस्थायी परिवर्तनों को अधगम नहीं कहा जाता, ठीक है ना। तो थकान से कौन सा परिवर्तन आएगा, अस्थायी। थकान कोई परमानेंट थोड़ी रहेगी, ठीक है। आपको नींद आ रही है, आपने थोड़ी देर सो ली है, उसके बाद आप दोबारा से एनर्जेटिक, भोजन कर लिया, दोबारा से एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो थकान। नंबर दो, बीमारी। अगर आपको कोई भी बीमारी है तो बीमारी के कारण भी व्यक्ति के व्यवहार में कौन सा परिवर्तन आता है, परिवर्तन तो आता है, लेकिन कौन सा परिवर्तन आता है, अस्थायी। हमेशा बीमारी के कारण भी परिवर्तन आएगा अस्थायी। जब तक आपके अंदर शरीर में कोई व्याधा है, आपको कोई शारीरिक या मानसिक कष्ट है, आपके सिर में हेडेक हो रहा है और आपसे कहा जाए कि आप पढ़ लीजिए, तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन जब आपके सिर का दर्द सही हो जाता है तो आप वापस से पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। तो इसका मतलब बीमारी के कारण भी हमारे व्यवहार में क्या आता है, परिवर्तन। जैसे मान लीजिए किसी को कोई फ्रैक्चर हो गया, हाथ में हो गया, पैर में हो गया, ठीक है ना, पैर में फ्रैक्चर हो गया। अब वहां पर डॉक्टर आपसे कहेंगे कि भैया आपको इस लकड़ी के, इस बैसाखी या छड़ी के सहारे से चलना है, तो वहां पर भी आप उसके सहारे से चलना सीखते हो। लेकिन वो कब तक चल रहे हो, जब तक कि आपका पैर पहले की तरह से प्रॉपर रूप से काम नहीं कर रहा। और जैसे ही आपका पैर पहले की तरह से काम करना शुरू कर देता है, आप वापस से पहले की तरह चलना प्रारंभ कर देते हो। तो वहां पर भी व्यवहार में परिवर्तन तो हुआ था, लेकिन वो व्यवहार परिवर्तन कैसा है, अस्थायी। और कभी भी अस्थायी परिवर्तनों को अधगम नहीं कहा जाता, ठीक है। नंबर तीन, तीसरा, नशा या मादक पदार्थों का सेवन। नशीले पदार्थों का सेवन व्यक्ति के व्यवहार को उत्तेजना देता है, ठीक है ना। नशा, जब नशा होता है तो आपने देखा होगा नशे में, ठीक है ना, जब गाली देना स्टार्ट कर दिया तो लगातार दिए जा रहा है, फिर उसको चाहे कितना भी मार लो पीट लो वो चुप नहीं होगा। लेकिन जब सुबह उतर जाती है उसकी, ठीक है ना, नशे में तो व्यक्ति क्या करता है, क्या पैसे की बात करते हो, है ना, क्या पैसा पैसा करते हो, पैसे की लगा दूं ढेरी। और लेकिन सुबह जब उतर जाती है सबसे पहले पर्स पे ध्यान जाता है कि मेरी जेब में रात को इतने पैसे थे, ये कहाँ गए, ठीक है ना। तो उस समय तो वो बड़ा अपने आप को टाटा, बिड़ला, अंबानी इनसे कम नहीं समझ रहा था। चाहे एक दिहाड़ी मजदूर है, दिन भर में 500 रुपए कमाने वाला व्यक्ति है, वो भी अपने आप को करोड़पति से कम नहीं समझ रहा है। क्या पैसे की बात करते हो, ये कर दूं वो कर दूं। और सुबह उतरते ही सबसे पहले क्या पूछता है, मेरी जेब में इतने पैसे थे, पैसे कहां गए। तो वहां उसके व्यवहार में परिवर्तन तो आया था, लेकिन परिवर्तन कैसा था, अस्थायी, ठीक है ना। तो नशीले पदार्थों के सेवन से भी हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, लेकिन हमेशा वो परिवर्तन कैसा होगा, अस्थायी, ठीक है। नेक्स्ट बात करें भय, भय, फियर।
फियर के कारण भी हमारे व्यवहार में क्या आता है? परिवर्तन। जब तक हमें किसी चीज का भय है, ठीक है ना, पता नहीं कैसा एग्जाम होगा, सीडीपी का 26 जनवरी को 18 जनवरी को पेपर है, ठीक है ना, ठीक है। चलिए, तो भय के कारण भी व्यवहार में कौन सा परिवर्तन आता है? अस्थायी। ठीक है, जब तक भय है, जब तक हमें किसी चीज का भय है, हम डरे हुए रहेंगे, और जैसे वो हमारा भय निकल जाता है, ठीक है ना, तो हमें बहादुर बनने में भी देर नहीं लगती। तो भय से भी क्या आता है? व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, परिपक्वता, मैच्योरिटी, परिपक्वता, इससे भी व्यवहार में परिवर्तन आता है, लेकिन ये अस्थायी परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि परिपक्वता एक नैसर्गिक तत्व है। कैसा तत्व है? नैसर्गिक का मतलब प्राकृतिक। परिपक्वता कैसा तत्व है? नैसर्गिक। नैसर्गिक। भाई सीधी सी बात है, जिसने जन्म लिया है वो बड़ा भी होगा, जिसने जन्म लिया है वो बड़ा भी होगा। हाँ, अभी तक तो यही सूचना है भाई, भूप है ना, आगे देखते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, तब तक अपना कोर्स करा देंगे हम, ठीक है ना। तो नैसर्गिक का मतलब प्राकृतिक। परिपक्वता एक प्राकृतिक चीज है, जिसने जन्म लिया है वो बड़ा भी होगा, ठीक है ना। लेकिन जरूरी नहीं है कि जिसने परिपक्वता है, अगर कोई व्यक्ति परिपक्व हो रहा है तो वो अधिगम करे ही करे। कभी कभी हम सामान्यतः घर पे सुनते हैं, इतना बड़ा हो गया लेकिन इसके अंदर बुद्धि नहीं आई। इसका मतलब बड़ा हो रहा है तो बुद्धि आनी चाहिए, लेकिन नहीं आई। तो परिपक्वता हमारे अधिगम को प्रभावित जरूर करता है। अगर आपसे यह पूछता है कि क्या परिपक्वता से अधिगम होता है, बिल्कुल गलत। क्या परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करती है? बिल्कुल करती है। मैच्योरिटी जो है वो हमारे अधिगम को क्या करती है? प्रभावित करती है, ठीक है ना। अधिगम को क्या करती है? प्रभावित करती है मैच्योरिटी। अगर मैच्योरिटी, जैसे मान लीजिए 10वीं क्लास का कोई बच्चा है, कोई 10वीं क्लास का बच्चा, और आपने उसको स्नातक स्तर की या बीएससी एमएससी लेवल की बुक्स पढ़ने को दे दी, तो क्या उसको समझ में आएंगी? नहीं आएंगी। क्यों? वहां पर किसका अभाव है? उसमें उस स्तर की मैच्योरिटी का अभाव है, उसके अंदर लेक ऑफ मैच्योरिटी है, ठीक है। तो परिपक्वता से व्यवहार में परिवर्तन तो आता है, लेकिन परिवर्तन अस्थायी होता है, और कभी भी अस्थायी परिवर्तनों को अधिगम नहीं कहा जाता। परिपक्वता से हमारा अधिगम प्रभावित होता है, लेकिन केवल परिपक्वता के कारण ही अधिगम हो, यह संभव नहीं है, ठीक है। तो व्यवहार में परिवर्तन कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से। एक तो स्थायी परिवर्तन, परमानेंट चेंज, और एक आपका टेम्परेरी चेंज, अस्थायी परिवर्तन, ठीक है। स्थायी परिवर्तन प्रैक्टिस, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, यानी अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है। और अस्थायी परिवर्तन में थकान है, बीमारी है, नशा है, भय है, परिपक्वता है, चिंता है, तनाव है, ठीक है। चिंता तनाव से भी व्यवहार में कौन सा परिवर्तन होगा? अस्थायी। चिंता या तनाव, ठीक है, चिंता है, तनाव है, ठीक है ना। तो जब तक आपके अंदर चिंता है तब तक आपका व्यवहार असमान रहेगा, लेकिन जैसे ही आपकी चिंता दूर होती है, आपका व्यवहार पहले की तरह से क्या हो जाता है? सामान्य हो जाता है, ठीक है। तो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तनों को क्या बोलते हैं? अधिगम कहा जाता है, ठीक है ना। देखिए, जैसे मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल से स्पष्ट करने का प्रयास करता हूं कि एक छोटा बच्चा है, एक छोटा बच्चा है, वो कमरे में खेल रहा है। एक छोटा बच्चा है, वो कमरे में खेल रहा है, और कमरे में क्या जल रही है? एक कैंडल, ठीक है ना। एक कमरे में क्या जल रही है? एक कैंडल जल रही है। छोटा बच्चा है और कमरे में एक कैंडल जल रही है, यहां एक बच्चा खेल रहा है, ठीक है ना। तो वो बच्चा जो है, उस जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर हाथ रखने का क्या करता है? प्रयास करता है। जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर हाथ रखने का क्या कर रहा है? प्रयास कर रहा है। और आपने उसको देख लिया, आप क्या कहेंगे? बेटा, जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर हाथ मत रखना, हाथ जल जाएगा, ठीक है। उस समय तो बच्चा आपकी बातों को मान जाता है,
उस समय तो उसकी बच्चा जो है आपकी बातों को क्या है, मान जाता है। लेकिन बच्चों की भी एक टेंडेंसी होती है, एक फितरत होती है कि जिस काम को मना करते हैं उस काम को एक बार तो प्रैक्टिकल करके देखना ही देखना है। ठीक है, आप किसी काम में व्यस्त हुए, उसको लगा कि अब मुझे कोई नहीं देख रहा है, वो जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर जाता है और हाथ ऊपर रख देता है और तुरंत ही अपना हाथ वापस खींच लेता है। क्यों? क्योंकि उसको क्या हुई, जलन हुई, उसको हाथ में दहा लगा, दहा जलन हुई, उसने हाथ वापस से खींच लिया। अब आप अगर उस बच्चे से कहो कि बेटा एक 20 रुपए वाली चॉकलेट मिलेगी, उस जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर हाथ रखो, तो क्या बच्चा हाथ रखता है? बच्चा हाथ नहीं रखता। क्यों? क्योंकि उसने ये अधगम कर लिया, उसने ये सीख लिया कि जलती हुई चीज के ऊपर हाथ रखने से जलन होती है। तो उसने व्यवहार के कारण, व्यवहार में क्या कर लिया, स्थायी परिवर्तन। पहला व्यवहार क्या था, जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर हाथ रखना, ये पहला व्यवहार हो गया। फिर उसके व्यवहार में कौन सा परिवर्तन आया, स्थायी, कि उसने ये सीख लिया कि यार जलती हुई चीज के ऊपर हाथ रखने से जलन होती है। तो व्यवहार के कारण व्यवहार में हुआ अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन क्या कहा जाता है, अधगम कहा जाता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? एक एक बंदर है, हम एक हाथ में आम लिए चले जा रहे हैं, आपके हाथ में क्या है, आम, मैंगो। आप हाथ में आम लिए चले जा रहे हैं और कहीं से एक भूखे बंदर की निगाह आपके ऊपर पड़ती है कि यार ये व्यक्ति आम लेके जा रहा है। ठीक है, वो चुपके से हमारे पीछे आता है और हमारे हाथ से छीन करके वो आम ले जाता है। बंदर की ये कैसी प्रतिक्रिया है, स्वाभाविक। बंदर की ये कैसी प्रतिक्रिया है, स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। यानी बंदर ने देखा हाथ में आम है, वो छीन के ले गया, तो ये उसकी कैसी प्रतिक्रिया है, स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। ये छीन के खाना ये उसका नेचर है। ठीक है ना? अब इसके उल्टे एक भूखा बालक है, भूखा बालक, वो आपके हाथ में आम देखता है और आपके पास याचना करके, विनती करके खाने के लिए मांगता है। तो ये उसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया है या सीखी गई प्रतिक्रिया है? बताओ, ये इसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया है या सीखी गई प्रतिक्रिया है? एक भूखा बालक है, उसने आपके हाथ में कोई खाने की वस्तु देखी, वो आपके पास आया, हाथ जोड़ करके आपसे चीजें खाने के लिए मांग रहा है, तो ये उस बालक की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है या सीखी गई प्रतिक्रिया है? बताओ मुझे, स्वाभाविक है या सीखी गई प्रतिक्रिया है? बच्चा आपसे हाथ जोड़ करके, अनुनय विनय करके, याचना करके आपसे चीजें खाने के लिए मांग रहा है, तो क्या ये उसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया है या उसको सीखी गई प्रतिक्रिया है? भाई सीधी सी बात है, बंदर तो छीन के खा रहा है, ये तो उसके नेचर में है। लेकिन यहां बच्चा आपसे, ए बाबू 2 रुपए दे दो, हैं सुबह से कुछ नहीं खाया, ठीक है ना, भगवान भला करेगा, इसका मतलब उसको सिखाया गया है। ये उसकी कैसी प्रतिक्रिया है, सीखी गई प्रतिक्रिया है। ठीक है ना? तो अधगम क्या है, अधगम एक मानसिक प्रक्रिया है। अधगम कैसी प्रक्रिया है, मानसिक। अधगम कैसी प्रक्रिया है, एक सक्रिय प्रक्रिया है। हमें लर्निंग में क्या रहना पड़ता है, एक्टिव। इसीलिए अपन बोलते हैं, योकम एंड सिम्पसन ने अधगम की विशेषताएं बताई कि लर्निंग इज एक्टिवनेस, सीखना सक्रिय रहना है। सक्रिय, जब तक आप किसी चीज के प्रति एक्टिव नहीं होंगे, क्या आप सीख पाओगे? नहीं सीख पाओगे। तो हमें लगातार क्या रहना पड़ेगा, एक्टिव। आपको एस्टेट क्लियर करना है, आपको सीटेट क्लियर करना है, या आपको कोई सा भी टीचर एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है, तो आपको तब तक, जब तक आपका एग्जाम हो, तब तक आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। आपको समय देना होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप घर पे इनएक्टिव पड़े हुए हैं तो मन में सोचने से ही क्या पास हो जाओगे क्या? नहीं। तो लर्निंग इज एक्टिवनेस, सीखना सक्रिय रहना है। क्लियर है? चलिए, तो व्यवहार में परिवर्तन कितने प्रकार से होते हैं भाइयों? व्यवहार में परिवर्तन जो होते हैं वो 2 प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से होते हैं? 2 प्रकार से। व्यवहार में परिवर्तन कितने प्रकार से होते हैं? 2 प्रकार से होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार, स्थायी और अस्थायी। गुड आफ्टरनून भैया सुखवीर, गुड आफ्टरनून। ठीक है ना? स्थायी परिवर्तन 3 चीजों से होंगे, अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव। पूछा जाता है निम्न में से कौन सा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन का कारक नहीं है? अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव, थकान। तो थकान से कौन सा होता है? अस्थायी। स्थायी में ये 3 रहेंगे, बाकी आप कुछ भी दे देना वो सब अस्थायी है। ठीक है ना? ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है?
चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अधगम की मुख्य जो परिभाषाएं हैं, अधगम की परिभाषाएं। अधगम की परिभाषाएं, परिभाषाएं, डेफिनेशन ऑफ लर्निंग। सबसे पहले बात करें क्रॉ एंड क्रॉ के अनुसार। क्रॉ एंड क्रॉ मोस्ट डेफिनेशन है, कई बार आती, बार बार पूछी जाने वाली डेफिनेशन है ये, ठीक है ना। ये क्या कहते हैं, सीखना, अधगम को क्या बोलते हैं, सीखना, सीखना आदतों, आदतों, अभिवृत्तियों, एटीट्यूड, अभिवृत्तियों व ज्ञान का, ज्ञान का अर्जन करना है, ज्ञान का अर्जन करना है, ज्ञान का अर्जन करना है। सीखना आदतों, हैबिट्स, एटीट्यूड, अभिवृत्तियों और अचीवमेंट ऑफ नॉलेज, ज्ञान का अर्जन करना है। सीखना आदतों, अभिवृत्तियों और ज्ञान का अर्जन करना है, किसका कथन है, मोस्टली पूछी जाने वाली डेफिनेशन है, सबसे ज्यादा आती है ये परिभाषा, ठीक है ना। आप पेपर के पुराने प्रीवियस ईयर के पेपर देखना, सबसे ज्यादा पूछी गई होगी। सीखना, किसने कहा है कि सीखना आदतों, अभिवृत्तियों और ज्ञान का अर्जन करना। आदत, हैबिट, हैबिट जो है ना, हैबिट कैसे बनती है, मैंने आपको वॉटसन ने आदत निर्माण के 3 नियम बताए थे, मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था। एक तो बारंबारता, अभिनवता और अनुबंधन, इन तीनों के तहत आदतों का निर्माण होता है। यानी जब हम किसी चीज को बार बार यूज करते हैं तो वो हमारी क्या बन जाती है, आदत बन जाती है। जैसे मैं बात करूं, हाँ रिपीट होती है सर, ठीक है ना, रिपीट होती है सर, मेनली ये डेफिनेशन बिल्कुल रिपीट होती है, कई बार रिपीट होती है, ठीक है ना। तो जैसे मैंने कहा कि हम बार बार जब क्रिया की पुनरावृत्ति करते हैं, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता, किसी चीज को बार बार दोहराएंगे वो आपकी आदत बन जाएगी। बोले जैसे कई बार मैं बोल जाता हूं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो लगातार बोलते हैं तो हमारा एक तकिया कलाम बन गया, ठीक है ठीक है, आ रहा है समझ, आ रहा है समझ, आ रहा है समझ, इस तरह से टीचर्स बोल जाते हैं ना, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। अब ये चीज क्या है, ये हम चीज को बार बार बोलते तो हमारी क्या बन गई, आदत बन गई, ठीक है ना। तो जैसे एक भजन सुनते होंगे, राधे राधे कहने की आदत सी हो गई है। क्यों हो गई आदत, क्योंकि हम जब भी कोई मिलता है हम क्या बोलते हैं, राधे 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 राधे, तो हमारी क्या हो गई, राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है, जय श्री राधे। ओके, तो सीखना आदतों, अभिवृत्ति, अभिवृत्ति एटीट्यूड, आपका नजरिया, आपका दृष्टिकोण, आपका पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव का मतलब होता है सीन थ्रू, जिस तरीके से आप देखते हैं चीजों को, तो आपका नजरिया क्या है, ठीक है। और ज्ञान का अर्जन, सीखना क्या है, नया ज्ञान प्राप्त करना, नवीन अनुभव प्राप्त करना। तो 3 चीज हो गई, आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन। बोलो बात समझ में आई, आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन, ये करना ही क्या कहलाता है, अधगम। किसकी परिभाषा है, श्रीमान एंड श्रीमती क्रॉ एंड क्रॉ, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, वुडवर्थ के अनुसार, वुडवर्थ, अब ये क्या कहते हैं, देखो, नवीन ज्ञान, नवीन ज्ञान व नवीन प्रतिक्रियाओं को, नवीन ज्ञान व नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना, नवीन ज्ञान व नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना, करना अधगम है। कहने का मतलब लर्निंग इज डूइंग समथिंग न्यू, लर्निंग इज डूइंग, सीखना है करना, समथिंग कुछ, न्यू माने नया, सीखना कुछ नया कार्य करना है, ठीक है ना, सीखना नया कार्य करना है,
लर्निंग इज डूइंग समथिंग न्यू, न्यू वर्क। तो नवीन ज्ञान, अरे जो चीज हमने जैसे अब तक हमें अधिगम नहीं पढ़ा हुआ था, अब हम अधिगम सीख रहे हैं, तो ये नवीन चीज ही तो सीख रहे हैं। तो नवीन ज्ञान, और अपन क्या दे रहे हैं, न्यू रेस्पॉन्स दे रहे हैं। तो नवीन प्रतिक्रिया, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया, इनको प्राप्त करना ही क्या कहा जाता है, अधिगम कहा जाता है। बोलो बात समझ में आ रही है ना, आ रही है ना समझ में। नवीन ज्ञान नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना ही अधिगम है। किसने कहा है, बुडवर्थ ने कहा है। और आदतों, अभिवृत्तियों और ज्ञान का अर्जन करना सीखना, यह किसने कहा है, श्रीमान एंड श्रीमती क्रो एंड क्रो के द्वारा यह कथन दिया गया है। ठीक है ना। बात करते हैं गिलफोर्ड के अनुसार, गिलफोर्ड, जेपी गिलफोर्ड, पूरा नाम है जेपी गिलफोर्ड, जॉन पॉल गिलफोर्ड। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था, गिलफोर्ड ने। विषय वस्तु संक्रिया उत्पाद वाला सिद्धांत किसका है, गिलफोर्ड साहब का है। डब्बे वाला सिद्धांत यही गिलफोर्ड है। ये क्या कहते हैं कि व्यवहार के कारण, व्यवहार के कारण व्यवहार में हुआ परिवर्तन अधिगम कहलाता है, अधिगम कहलाता है। व्यवहार के कारण व्यवहार में हुआ परिवर्तन, व्यवहार के कारण व्यवहार में, यानी आपके बिहेव के कारण आपके बिहेव में चेंज होना, और वो भी कौन सा चेंज होगा, स्थायी। इसको क्या कहेंगे, अधिगम। किसने कहा है, जेपी गिलफोर्ड साहब ने कहा है। ठीक है। जैसे एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति ये है, इसने कहा गुड मॉर्निंग, आपने भी कहा गुड मॉर्निंग। इसने कहा, इसने आपके गाल पे ठोक दिया, तड़ाक से चांटा मार दिया, तो बदले में प्रत्युत्तर में इसने भी आपके गाल पे ठोक दिया। क्यों, जैसा व्यवहार वैसा ही व्यवहार आपसे करेगा। तो व्यवहार के कारण व्यवहार में हुआ परिवर्तन, गाल पे ठोक, मतलब परिभाषा कौन की है, जेपी गिलफोर्ड। काई पे ठोकेगा, सीधो ही गाल पे, जेपी गिलफोर्ड। व्यवहार के कारण व्यवहार में हुआ परिवर्तन अधिगम कहलाता है। किसकी परिभाषा है, जेपी गिलफोर्ड साहब की परिभाषा है। बोलो बात यहां तक समझ में आई। फटाफट से स्क्रीनशॉट लें या नोट कर रहे हैं तो नोट करिए। ठीक है ना। बात करते हैं गेट्स व अन्य, गेट्स के अनुसार, गेट्स व अन्य के अनुसार, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट्स व अन्य, ये क्या कहते हैं कि अनुभव एवं प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप, अनुभव एवं प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में हुआ परिवर्तन, व्यवहार में हुआ परिवर्तन क्या कहलाएगा, अधिगम कहलाता है। अधिगम है। अनुभव एवं प्रशिक्षण, एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग के रिजल्ट का परिणाम क्या होता है, अधिगम। तो याद रखना, अनुभव एवं प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में हुआ परिवर्तन अधिगम है। यह कथन किसने दिया है, यह आपके गेट्स के द्वारा दिया गया है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखें, क्रॉनबेक के अनुसार, क्रॉनबेक, क्रॉनबेक क्या कहते हैं कि सीखना, सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप, सीखना, सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप, अनुभव के परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप व्यवहार परिवर्तन से, व्यवहार परिवर्तन से
व्यक्त होता है, व्यक्त होता है। सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार परिवर्तन से व्यक्त होता है। ठीक है, अगर ये अनुभव और प्रशिक्षण की बात कर देगा तो परिभाषा हो जाएगी गेट्स की। ठीक है, याद रखना है कि अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन, ये परिभाषा तो किसकी है? गेट्स की है। और अगर सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार परिवर्तन से व्यक्त हो रहा है, यह कथन किसका है? क्रॉनबेक का। किसका कथन है? क्रॉनबेक साहब का कथन है। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं पावलव के अनुसार, आईपी पावलव। ठीक है ना। अनुकूलित अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप, अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप आदतों का निर्माण करना ही अधिगम है। आदतों का निर्माण करना ही अधिगम है। अनुकूलित अनुक्रिया यानी कंडीशनल रेस्पॉन्स, सीआर थ्योरी किसने दी है? अधिगम की सीआर थ्योरी, कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी, आईपी पावलव, इवान पेस्ट्रोविच पावलव के द्वारा दी गई है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का जनक कौन है? आईपी पावलव है। कहां का है? रूस का। कौन है? शरीर विज्ञानी है। किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर। कौन सी ग्रंथि थी? पैरोटिड ग्रंथि। उसको ऑपरेट किया था। ठीक है, उस कुत्ते का जो लार है, सलाइवा जो है, वो एक बर्तन में गिरता है। यानी उसने अनुबंधन का पिता, अनुबंधन की खोज किसने की है? पावलव ने। तो अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप आदतों का निर्माण करना ही अधिगम है, ये किसका कथन है? ये आईपी पावलव। अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप आदतों का निर्माण ही अधिगम है। ठीक है ना, क्लियर है? पावलव, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, पावलव, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, अगली परिभाषा देखते हैं। थॉर्नडाइक, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है? थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। ठीक है, ईएल थॉर्नडाइक पूरा नाम है, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। कहां के हैं? अमेरिका के। ये क्या कहते हैं? उचित उद्दीपक, उचित उद्दीपक, उद्दीपक बोले तो स्टिमुलस, वहां उचित अनुक्रिया, उचित अनुक्रिया, अनुक्रिया बोले तो रेस्पॉन्स का चयन करना ही, का चयन करना ही, चयन करना ही, करना ही अधिगम है। उचित उद्दीपक, उद्दीपक बोले तो स्टिमुलस और उचित अनुक्रिया बोले तो रेस्पॉन्स। यानी कहने का मतलब थॉर्नडाइक ने कौन सी थ्योरी दी थी? एसआर थ्योरी। एसआर थ्योरी किसने दी है? स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी किसने दी है? उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर हैं बिल्कुल थॉर्नडाइक। बिल्कुल भैया भूप सिंह, शिक्षा मनोविज्ञान का जो जनक माना जाता है वो थॉर्नडाइक को माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति हुई थी सन 1900 में हुई थी और शिक्षा मनोविज्ञान को स्पष्ट स्वरूप जो मिला था वो 1920 में मिला था। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान अपने विकास की शैशवावस्था में। शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी का नाम क्या है? व्यवहार है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं। ठीक है ना। तो उचित उद्दीपक व उचित अनुक्रिया का चयन करना ही अधिगम है। बिल्ली वाला प्रयोग, बिल्ली विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं कर रही है पिंजरे में बंद होकर के। जब उसने प्रॉपर अनुक्रिया की, यानी लीवर पर जब पैर पड़ता है तभी दरवाजा खुलता है, वो भोजन प्राप्त करती है। तो उचित उद्दीपक और उचित अनुक्रिया का चयन करना क्या कहा जाता है? आपका अधिगम कहा है। किसने कहा है? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। अब बात करते हैं स्किनर के अनुसार, बीएफ स्किनर। ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है स्किनर साहब की। बीएफ स्किनर क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का जनक कौन माना जाता है? स्किनर को माना जाता है।
ठीक है ना। चूहे और कबूतरों पर क्या किए थे प्रयोग, द पैरट मारे द वो कबूतर किस पे चोंच मारता है, उस स्किनर बॉक्स में गेहूं का दाना प्राप्त करता है। ठीक है ना। स्किनर ये भी अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। ये क्या कहते हैं कि सीखना सीखना उत्तरोत्तर व्यवहार में, उत्तरोत्तर व्यवहार में सामंजस्य यानी तालमेल, सामंजस्य की प्रक्रिया है। उत्तरोत्तर व्यवहार में सामंजस्य की प्रक्रिया है, प्रक्रिया है। किसने कहा है, स्किनर साहब ने, कि सीखना उत्तरोत्तर व्यवहार में सामंजस्य की प्रक्रिया है। उत्तरोत्तर यानी पहले का व्यवहार और बाद का व्यवहार दोनों में, पूर्व व्यवहार और नवीन व्यवहार में तालमेल बिठाना उत्तरोत्तर व्यवहार कहा जाएगा। तो पूर्व व्यवहार के कारण नवीन व्यवहार में परिवर्तन करना, परिवर्तन कौन सा होगा, स्थायी। इसी को स्किनर ने क्या नाम दिया है, अधिगम नाम दिया है। तो सीखना उत्तरोत्तर व्यवहार सामंजस्य की क्या है, प्रक्रिया है। किसका कथन है, स्किनर साहब का कथन है। बोलो बात समझ में आई, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हिलगार्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है। हिलगार्ड, हिलगार्ड, हिलो मती, जब तक पेपर नहीं हो तब तक हिलो मत, जुड़े रहो चैनल से। हिलगार्ड क्या कह रहा है, हिलगार्ड कह रहा है कि नवीन परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूलित करना ही अधिगम है। हिलो मत, परिस्थिति आ रही है, नई नई सिचुएशन आ रही है तो घबराओ मत। ठीक है, तो नवीन परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूलित करना ही क्या है, अधिगम है। क्लियर है, यस, ठीक है। 1 मिनट, मेरा फोन आ रहा है भाई। चलिए भाई, फोन आ गया था, कोई बात नहीं, अटेंड करना था। हिलगार्ड, हिलो मत। तो नवीन परिस्थितियों में, किसमें, नवीन परिस्थितियों में, नवीन परिस्थितियों में मैं अपने आप को, अपने आप को अनुकूलित करना ही, अनुकूलित करना ही अधिगम है, अधिगम है, अधिगम। कौन सी परिस्थितियों में, नवीन परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूलित करना ही अधिगम है। यह परिभाषा किसकी है, हिलगार्ड साहब की परिभाषा है। ठीक है ना। चलिए ने एक और देखते, कॉल्विन के अनुसार, काल्विन, काल्विन क्या कह रहे हैं, देखो, कि पूर्व निर्मित व्यवहार में, पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव के द्वारा, अनुभव के द्वारा परिवर्तन लाना ही, परिवर्तन लाना ही अधिगम है।
किसने कहा है? कॉल्विन। पूर्व निर्मित व्यवहार में किससे परिवर्तन लाना? अनुभव के द्वारा। देखो इसने तो बात करी है अनुभव की, ठीक है ना। आपके गेट्स ने बात करी थी अनुभव एवं प्रशिक्षण की, और क्रॉनबेक ने करी थी अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार परिवर्तन लाना, ठीक है, व्यवहार परिवर्तन। और यहां ये क्या कह रहा है कि पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव के द्वारा परिवर्तन लाना क्या कहा जाता है? अधिगम कहा जाता है। थोड़े से आपको एक दो शब्दों पर क्या ध्यान करना पड़ता है? ध्यान, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गई आपके अधिगम की कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो पेपर में पूछी जाती हैं। अब अपन बात करते हैं अधिगम की विशेषताएं क्या है। अधिगम की विशेषताएं, अधिगम की विशेषताएं, ठीक है ना। कैरेक्टर्स ऑफ लर्निंग, अधिगम की विशेषता। देखो सबसे पहले बात करें अधिगम, या कभी कभी अधिगम की जगह लिखेगा सीखना। बात एक ही है, सीखना सक्रिय रहना है। क्या रहना है? सक्रिय रहना है। अगर आप किसी काम के प्रति एक्टिव हैं, लर्निंग इज एक्टिवनेस, सीखना सक्रिय रहना है, ठीक है ना। यह अधिगम की क्या है? विशेषता। अधिगम एक ऐसी सक्रिय प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति परिपक्वता की ओर बढ़ते हुए अपने अनुभव के द्वारा व्यवहार में कौन सा परिवर्तन करता है? स्थायी परिवर्तन करता है। तो सीखना कैसी प्रक्रिया है? सक्रिय रहना, एक्टिव रहना। इंग्लिश में बोल सकते हैं लर्निंग इज एक्टिवनेस, लर्निंग इज एक्टिवनेस। नेक्स्ट, अधिगम या सीखना, अधिगम या सीखना, बात एक ही है, सीखना नया कार्य करना है, नया कार्य करना है। सीखना क्या है? नया कार्य करना है। लर्निंग इज डूइंग समथिंग न्यू, लर्निंग इज डूइंग समथिंग न्यू, कुछ नया कार्य करना, कुछ नए अनुभव प्राप्त करना, कुछ नवीन प्रतिक्रियाएं प्राप्त करना, कुछ नवीन ज्ञान प्राप्त करना। तो सीखना क्या है? लर्निंग इज डूइंग समथिंग न्यू, सीखना नया कार्य करना है। सीखना क्या है? नया कार्य करना। नेक्स्ट देखो, अधिगम या सीखना वातावरण की उपज है। किसकी उपज है? वातावरण की उपज है। सीखना वातावरण की उपज है। ये जो विशेषताएं बताई हैं किसने बताई हैं साथियों? यॉकम एंड सिम्पसन, यॉकम एंड सिम्पसन के द्वारा बताई गई हैं। सिम्पसन के द्वारा ये लर्निंग की विशेषताएं बताई गई हैं, ठीक है ना। और मोस्टली आती हैं यूपी सुपर टेट 18 में, इसी से प्रश्न आया था यहीं से। निम्न में से कौन सा अधिगम के बारे में सही नहीं है, निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता है, कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है, इस प्रकार से यहां से प्रश्न आता है। तो सीखना वातावरण की उपज है। लर्निंग इज प्रोडक्ट ऑफ एनवायरमेंट, प्रोडक्ट ऑफ एनवायरमेंट। सीखने का एक क्या होता है? वातावरण होता है, ठीक है ना। इसीलिए जो हमारे गुरुकुल हुआ करते थे प्राचीन समय में, क्योंकि आज की तरह से ज्ञान को संचित रखने के कोई साधन नहीं थे हमारे पास, आज की तरह से इंटरनेट, डिजिटल बोर्ड, इस तरह की चीजें नहीं थी। गुरुजी मौखिक रूप से पढ़ाते थे, छात्र मौखिक रूप से पढ़ते थे। इसीलिए जो गुरुकुल हुआ करते थे वो नगर के कोलाहलपूर्ण वातावरण से दूर प्रकृति की किसी सुरम्य गोद में, नदी, तालाब या जलाशय के किनारे हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि मन को रखना पड़ता था एकाग्रचित। मन को क्या रखना पड़ता था? एकाग्रचित। और एकाग्रचित रहने के लिए, मन को एकाग्रचित करने के लिए वातावरण का पीसफुल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अधिगम क्या है? अधिगम भैया वातावरण की उपज है। जैसे आप पढ़ने बैठे और आपके जैसे आप मान लीजिए कोचिंग में पढ़ रहे हैं, या आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, या आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है, और आपके घर के बगल में कोई प्रोग्राम हो रहा है जिसमें तेज साउंड में डीजे बज रहा है,
या आपके घर के बगल में कोई मैरिज होम है और जिस समय आप पढ़ने बैठे उस समय सिर्फ डीजे पे गाना चल रहा है, तो बन जा बलम सपेरो, ठीक है ना, तो आपका ध्यान जो है ना वो ऑटोमेटिक उस तरफ क्या हो जाएगा, आकर्षित हो जाएगा, ठीक है ना। यानी ध्यान आप लगा नहीं पाओगे, मन को एकाग्र नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब लर्निंग इज प्रोडक्ट ऑफ एनवायरमेंट। सीखना किसकी उपज है, वातावरण की उपज है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई यहां तक। सीखना क्या है, वातावरण की उपज है, ठीक है ना। सीखना विकास करना है, यानी सीखना क्या है, अधगम या सीखना, बात ही की है। सीखना विकास करना है, विकास करना। लर्निंग इज डेवलपमेंट। सीखना क्या है, विकास करना है, ठीक है ना, सीखना विकास करना है। नेक्स्ट देखो, सीखना अनुकूलन करना है। सीखना या अधगम एक ही बात है, ध्यान रखना। सीखना क्या है, अनुकूलन, अनुकूलन, या कह सकते हैं समायोजन करना है, समायोजन है, समायोजन है। ये लो, लर्निंग इज एडजस्टमेंट या लर्निंग इज एडेप्टेशन। अनुकूलन समायोजन, वैसे अनुकूलन समायोजन में अंतर है। अनुकूलन का मतलब तो ये होता है कि वातावरण के साथ सामंजस्य बैठाने की जो हमारी जन्मजात प्राकृतिक जो योग्यता है उसको एडेप्टेशन बोलते हैं, अनुकूलन। मैंने आपको जीन पियाजे के सिद्धांत में अनुकूलन समायोजन दोनों पर बताए हैं। और समायोजन का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं एडजस्टमेंट, इसको बोलते हैं एडेप्टेशन, अनुकूलन इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट। समायोजन क्या होता है, अपनी आवश्यकता और परिस्थिति के बीच में तालमेल स्थापित करना, वो समायोजन है। लेकिन जनरली अपन इसको एक ही शब्द में यूज कर रहे हैं कि सीखना अनुकूलन करना, या हाँ बिल्कुल भैया भूप सिंह, सीखना अनुकूलन करना है या सीखना क्या है, समायोजन करना है, ठीक है ना। सीखना क्या होता है, सीखना सार्वभौमिक भी होता है। सीखना सार्वभौमिक है, सीखना सार्वभौमिक है, सार्वभौमिक है, सार्वभौमिक। कहने का मतलब लर्निंग इज यूनिवर्सलाइजेशन, ठीक है ना। सीखना एक यूनिवर्सलाइजेशन की प्रोसेस है, ठीक है ना। सार्वभौमिक को इसको बोलते हैं यूनिवर्स, ठीक है। और सार्वभौमिक का मतलब होता है सर्वव्याप्त। कोई भी चीज जो किसी एक स्थान पर ना रह करके सब जगह व्याप्त हो जाए तो अपन कहते हैं कि अमुक चीज ने एक सार्वभौमिक रूप धारण कर लिया। जैसे कोविड-19 आया तो अपन कह सकते थे कि कोविड-19 ने एक सार्वभौमिक रूप धारण कर लिया, ठीक है ना। तो सीखना क्या है, सीखना जो है वो सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक का मतलब यहां इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि केवल इंसान ही नहीं सीखता भाई साहब, पशु भी सीखते हैं, पक्षी भी सीखते हैं, ठीक है। पशु पक्षी भी सीखते हैं, अधगम करते हैं। हम अपने पेट, जो घर में पेट पालते हैं, सिट डाउन बैठ जाता है, स्टैंड अप खड़ा हो जाता है, छू भागता है ना, घुर्राता है, ठीक है ना। और उसको बहुत सारी ट्रेनिंग देते हैं ना, उसको क्या देते हैं, उसको ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग के उस द्वारा व्यवहार में क्या आता है, परिवर्तन। तो इसका मतलब हम इंसान तो सीखते ही सीखते हैं, लेकिन हम पशुओं को भी, हम पक्षियों को भी, हम जानवरों को भी सिखाते हैं। जैसे थॉर्नडाइक की बिल्ली सीखी क्या, पिंजरा खोलना। जैसे स्किनर के चूहे कबूतर ने सीखा क्या, गेहूं के दाने प्राप्त करना, क्रिया प्रसूत अधगम सिद्धांत में। अल्बर्ट बांडुरा के जीवित जोकर और बेबी डॉल, ठीक है ना। आपके गेस्टाल्टवादियों का सुल्तान नामक चिंपैंजी, वो भी केलों को प्राप्त करना सीखा उसने। तो वो कौन थे, जानवर थे। तो इंसान ही नहीं सीखता, जानवर भी सीखते हैं, पशु पक्षी भी सीखते हैं। इसका मतलब कि सर लर्निंग इज यूनिवर्स, यानी सीखना क्या है, सीखना सार्वभौमिक है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है। सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है, उद्देश्यपूर्ण, उद्देश्यपूर्ण होता है। कहने का मतलब लर्निंग इज पर्पसिव, यानी सीखने का क्या होता है, कोई ना कोई एक उद्देश्य होता है। अब आप यहां पर इस समय इस क्लास को पढ़ रहे हैं, आप सीख रहे हैं, तो उसका कोई ना कोई मोटिव है आपका, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है आपका। आप इस क्लास को क्यों ले रहे हैं,
क्योंकि आपको ये अधिगम टॉपिक सीखना है, आपको समझना है, क्योंकि इससे रिलेटेड अप्लाइड क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस सीटेट एस्टेट एग्जाम में आएंगे। इसलिए आप इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप मेरे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। सेवक सिंह, नमस्ते भैया, नमस्कार सेवक भाई, नमस्कार। लेट जुड़ते हो भाई सेवक भाई, है ना, रेगुलर टाइम से जुड़ा करो। तो सीखना क्या है, उद्देश्यपूर्ण होता है, हर सीखने का कोई ना कोई पर्पज होता है, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, सीखना विवेकपूर्ण है। सीखना क्या है, विवेकपूर्ण। सीखना विवेकपूर्ण होता है, विवेकपूर्ण। सीखना विवेकपूर्ण होता है, यानी लर्निंग इज अंडरस्टैंडिंग। सर जी आपकी साइकोलॉजी की बुक कितने की है? ये क्लास जब हो जाए सेवक सिंह, जब ये क्लास हो जाए तो इस वीडियो पर अपना कमेंट करना। मैं आपका कमेंट रीड करूंगा क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है ना। सर सीटेट एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप सीटेट की करिए, एस्टेट की करिए, ये क्लास जब पूरी हो जाए उस समय बाद में आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको किताब के बारे में सारी डिटेल मैसेज से समझा दूंगा आपको, ओके ना। मेरा मैसेज मैं आपका रीड करूंगा, है ना, ओके। चलिए अभी हम यहां पर आ जाएं। सीखना विवेकपूर्ण होता है, लर्निंग इज अंडरस्टैंडिंग। जब तक हम विवेक नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, तब तक अपन सीख नहीं सकते। सतवीर सिंह, गुड आफ्टरनून भैया, गुड आफ्टरनून सतवीर भाई, कैसे हो, हाउ आर यू? कैसे नहीं आते हो भाई, टाइम से आया करो यार, जल्दी आया करो भाई, क्लास में अटेंड क्यों नहीं पढ़ते हो लाइव सेशन में, है ना। लाइव सेशन अटेंड किया करो भाई। यूट्यूब पर ये फ्री क्लास है, इसका मतलब ये मत सोचो कि ये कोई इस तरह की क्लास हो। आप यूट्यूब के इतिहास में खंगाल लो, ठीक है ना, कंपैरिजन कर लो कितने बड़े दिग्गजों से, ठीक है। ये क्लास, अब मैं अपने मुंह से तो क्या ही कहूं, खैर आप खुद समझदार हैं, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, तो सीखना। और भैया जिसको जब टाइम मिल जाए तब देख लो भाई। हाँ मस्त है, मस्त है ना, मस्त है सर, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए, तो सीखना कैसा होता है, विवेकपूर्ण होता है, लर्निंग इज अंडरस्टैंडिंग। जब तक आप सीखने में विवेक नहीं लगाओगे, ठीक है, तब तक हम चीजों को सीख नहीं सकते हैं। बहुत बढ़िया, डाउनलोड करके पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन मेरे से तो बात नहीं हो पाती है ना, ठीक है, डाउनलोड करके पढ़ते हैं तो अपना फीडबैक दिया करो यार भाई, उसके बाद उसमें मैसेज नहीं करते हो, है ना। क्लास पूरी हो जाए उसके बाद मैसेज तो किया करो, सर किस तरह, अपना फीडबैक तो दिया करो, प्रश्न पोषण, या कोई आपके मन में कोई इक्वेरी हो, या आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं, एडवाइस, तो वो दिया करो, हम देखते हैं, ठीक है ना। लाइक जो करता हूं मैं ही करता हूं उन चीजों को, आप देख लिया करो। चलो, तो सीखना कैसा होता है, विवेकपूर्ण होता है, ठीक है। जब तक सीखने में क्या नहीं लगाओगे, विवेक, तब तक हम सीख नहीं सकते हैं, ठीक है। अधिगम क्या है, अधिगम परिवर्तन करना है। एक देखो, सीखना क्या है, सीखना परिवर्तन करना है। सीखना या अधिगम एक ही बात है, पहली बात तो मैं यहां लिख रहा हूं सीखना, वहां जाए अधिगम, तो एक ही तो बात है, अधिगम का मतलब सीखना, ठीक है ना। तो सीखना परिवर्तन करना है, सीखना क्या है, परिवर्तन करना, परिवर्तन करना है। परिवर्तन करना कैसे है, बच्चे ने एप्पल की स्पेलिंग लिखी कि APPLE, वो एप्पल पढ़ रहा है, आपने कहा नहीं बेटा, APPLE होता है, ठीक है। तो इसको क्या किया आपने, परिवर्तन, और बच्चे ने इसको स्थायी रूप से मान लिया, यही क्या होता है, लर्निंग होता है। तो लर्निंग इज चेंज, सीखना परिवर्तन करना है, ठीक है ना। और परिवर्तन किस में करेंगे, अपने पुराने स्कीमा में, ठीक है ना। तो सीखना क्या है, परिवर्तन करना है। अच्छा ठीक है भाई, दीपधारी, राम राम भैया, राम राम, राम राम सबको, राम राम, जय सिया राम। आगे देखें, सीखना, सीखना
जीवन पर्यंत चलता है, जीवन पर्यंत। निम्न में से कौन सा कथन अधगम के बारे में सही नहीं है? ऐसे प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। सीखना विवेकपूर्ण होता है, बिल्कुल है। सीखना सक्रिय रहना है, बिल्कुल है। सीखना अनुकूलन करना है, बिल्कुल है। सीखना एक निश्चित समय तक चलता है, बोलो सही है या गलत है? मैंने लिखा 3 कथन तो बताए कि सीखना सक्रिय रहना है, बिल्कुल सही है। सीखना उद्देश्यपूर्ण है, बिल्कुल सही है। सीखना विवेकपूर्ण है, बिल्कुल सही है। सीखना एक निश्चित आयु तक चलता है, बोलो सही है या गलत है? सीखना निश्चित आयु तक चलता है या सीखना जीवन पर्यंत चलता है? सीखना जीवन पर्यंत चलता है, जीवन पर्यंत चलता है। कहने का मतलब सर जी स्कीमा का अर्थ क्या है, सरल शब्दों में बताएं। स्कीमा, देखो भैया, स्कीमा जो है, सबसे पहले तो स्कीमा शब्द यूज किया है जीन प्याजे ने। हाँ बिल्कुल, जीन प्याजे ने, है ना। और स्कीमा जो है ये जीव विज्ञान जीव विज्ञान बायोलॉजी से लिया गया शब्द है। 2 चीज सब हो गई, ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज हैं। स्कीमा का मतलब होता है हमारे मस्तिष्क के समांतर चलने वाली मानसिक क्रियाएं जो होती हैं वो स्कीमा कहलाती है। यानी कहने का मतलब हमारे मस्तिष्क में सूचनाओं के जो छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं उनको अपन स्कीमा कहते हैं। जैसे समझना भाई सतवीर, जैसे आपके घर में कोई शादी है, क्या है, शादी, और शादी में 3-4 दिन फंक्शन होते हैं ना, कौन कौन से साहब? लगन कब है, लगन कब लिखी जाएगी, चाक भात कब को है, चाक भात, है ना। और फिर के बाद साहब वो पानी ग्रहण संस्कार कब है, पानी ग्रहण, है ना, और विदाई, ठीक है ना। और एक और होता है फिर बीच में इसके ऊपर एक और होता है लेडी संगीत, महिला संगीत, लेडीज संगीत। समझना मैं क्या समझा रहा हूं। और सबकी डेट अलग अलग है, ठीक है। आपके घर कार्ड आया तो अपन देखते हैं भैया, एक तो हमें लगन कब लिखी जाएगी, ई 9 तारीख को है, ई 10 को है, ई 11 को है ना, और 12 की सुबह में विदाई है, और 8 तारीख को लेडीज संगीत है। कार्ड आ गए हो, ठीक है, कार्ड पटक दे हम। सर जीवन पर्यंत चलता है सीखना, बिल्कुल, कार्ड पटक देते हैं, लेकिन उस ज्ञान को हमने छोटे 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 छोटे, ये जो उस कार्ड में जो दे रखा था हमने इसको छोटे छोटे छोटे, अब हमको पता है हम 8 तारीख है, अरे 8 तारीख है रात, उसके यहां लेडी संगीत में जाना है, तो 8 तारीख ध्यान रही आपको, लेडी संगीत में जाना है। सूचना के छोटे छोटे पैकेट्स, ठीक है ना। जैसे स्कीम होती है ना, पेपर की स्कीम, तो स्कीम तो पूरी होती है, 8 तारीख को इसका पेपर है, 9 को इसका है, 10 को इसका है। तो आप जब रोजाना पेपर देने जाते हो तो उस पूरी स्कीम देखते हो। 8 तारीख आज हिंदी का है, कल फिर इंग्लिश का है, परसों फिर विज्ञान का है, फिर उसका है, इतने को खत्म हो रहे हैं। ये आपने सूचना के छोटे छोटे पैकेट्स अपने मस्तिष्क में स्टोर कर दिए, इसी को जीन प्याजे ने स्कीमा कहा है, ठीक है। और स्कीमा के तहत व्यक्ति के, और जैसे अपन एक एक चीज को अपन यूज कर रहे हैं, एक उस स्कीमा से एक एक चीज को अपन यूज कर रहे हैं, उसको बोलते हैं स्कीम्स। उसको क्या बोलते हैं? स्कीम्स। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई भाई सतवीर? चलें आगे, करा दिए भैया तेरे लेडी संगीत, भात साथ सब, है ना। चलिए, तो सीखना क्या है? जीवन पर्यंत चलता है। यानी कहने का मतलब लर्निंग इज ए लाइफ लिविंग प्रोसेस, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। सीखना क्या है? अनुभवों का संगठन। नेक्स्ट देखो, सीखना क्या है? अनुभवों का संगठन है। सीखना अनुभवों का संगठन है। सीखना अनुभवों का संगठन है। लर्निंग इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस। बहुत बढ़िया, आ गई सर, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। सीखना अनुभवों का क्या है? संगठन है। अनुभवों को संगठित करना, ठीक है ना। आगे अपन पढ़ेंगे अधगम के सोपान, स्टेप ऑफ लर्निंग।
तो वहां आपको सोपान में आएगा कि अनुभवों का संगठन क्या है, सीखना अनुभवों का संगठन है। ठीक है, हर हर गलती हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, ठीक है ना। हम उस हर गलती से कोई ना कोई क्या लेते हैं, अनुभव लेते हैं, सीख लेते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो सीखना अनुभवों का संगठन है। नेक्स्ट देखो, सीखना खोज करना है। सीखना क्या है, खोज करना। लर्निंग इज डिस्कवर्ड। सीखना खोज करना है, यानी अनुसंधान करना है। सीखना क्या है, खोज करना, कुछ नया खोजना। क्या कहा जाएगा, लर्निंग कहा जाता है। सीखना खोज करना है, ठीक है। सीखना जो होता है ना, वो व्यक्तिगत भी होता है और सामाजिक। सीखना व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों होता है। सीखना व्यक्तिगत एवं सामाजिक, सामाजिक दोनों होता है, दोनों होता है। लर्निंग इज इंडिविजुअल एंड सोशल आर बोथ, यानी दोनों ही होता है, व्यक्तिगत भी होता है और सामाजिक भी होता है। तो ये क्या हो गई आपकी अधिगम की विशेषताएं, ठीक है ना। अधिगम सीखना, सक्रिय रहना है, सीखना नया कार्य करना है, सीखना वातावरण की उपज है, सीखना विकास करना है, सीखना अनुकूलन है या समायोजन है, सीखना सार्वभौमिक है, सीखना उद्देश्यपूर्ण है, सीखना विवेकपूर्ण है, सीखना परिवर्तन करना है, सीखना जीवन पर्यंत चलता है, सीखना अनुभवों का संगठन है, सीखना खोज करना है, सीखना व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों होता है। गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं, अधिगम की विशेषताओं में से पेपर में अगर आता है तो इससे बाहर चला जाए, बाहर नहीं जाएगा, ट्रस्ट मी, ओके ना। सीखना अनुभवों का संगठन, सीखना खोज करना, सीखना व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों ही होता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। अब बात करते हैं अधिगम के सोपान क्या है, ठीक है ना। अधिगम के सोपान, अधिगम के सोपान, सोपान कह लो या चरण कह लो, चरण, स्टेप ऑफ लर्निंग, अधिगम के सोपान, ठीक है। देखो सबसे पहले अधिगम के लिए तो अधिगम के सामान्यतः 6 सोपान माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, 6। देखो नंबर 1, पहला सोपान है अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा, ठीक है ना, यानी मोटिवेशन। पहला क्या है, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, ठीक है। और अवप्रेरणा प्राप्त करके व्यक्ति क्या करता है, बहुप्रतिक्रियाएं, बहुप्रतिक्रिया, वेरियस रेस्पॉन्स, बहुप्रतिक्रिया करेगा। और बहुप्रतिक्रिया करते हैं जब व्यक्ति, रास्ते में क्या आती हैं उसके बाधाएं, क्या आती हैं, बाधाएं, बैरियर्स आएंगे, बाधाएं। बाधाओं को दूर करते हैं पुनर्बलन से, किससे, पुनर्बलन, रेनफोर्समेंट, यानी अवप्रेरित या अवप्रेरणा या अवप्रेरित व्यक्ति, मोटिवेटेड पर्सन, मोटिवेटेड पर्सन क्या करेगा, बैरियर्स रेस्पॉन्स देगा। बैरियर्स रेस्पॉन्स के दौरान उसके रास्ते में क्या आएंगे, बैरियर्स, बाधाएं आएंगी। बाधाओं को दूर करते हैं पुनर्बलन यानी रेनफोर्समेंट से, ठीक है। पुनर्बलन के द्वारा व्यक्ति क्या करता है, अपने अनुभवों का संगठन, ये लिख रहा, अनुभवों का संगठन, व्यक्ति क्या करता है, अनुभवों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभवों का संगठन करता है, अनुभवों का संगठन। और अनुभवों का संगठन करने के बाद में बात सबसे अंत में किसको प्राप्त कर लेता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, यानी गोल को प्राप्त कर लेता है। ये क्या माने जाते हैं, अधिगम के सोपान या चरण। अब इसको अपन एक डायग्राम से मैं आपको समझा देता हूं, देखो कैसे कैसे काम करता है। सबसे पहले दोस्तों क्या होता है, मोटिवेटेड पर्सन होता है,
कोई भी मोटिवेटेड क्या होता है? व्यक्ति। यानी जैसे आपको आपके घर वालों ने मोटिवेट कर दिया कि जाओ बेटा, अभी 1 से 3 तक संजय सर यूट्यूब पे क्लास ले रहे हैं, डेली क्लास लेते हैं, आप पढ़िए। मिशन सिलेक्शन भार्गव सर ने ये थीम चलाई हुई है ना। कंप्लीट सीडीपी, आपको कोई पैसे की जरूरत नहीं पड़ रही, आपको घर बैठे सीडीपी मिल रही है, बेटा पढ़ो आप। या आपसे घर वालों ने कहा कि बेटा फला की वैकेंसी आ गई है, जाओ तुम तैयारी करो, पैसे की चिंता मत करना, हम पैसे की खाने पीने सबका पैसा देंगे, ठीक है, तुम्हारा काम है सिर्फ खाना पीना और पढ़ना, बस। पीने का मतलब पानी पीना, और कुछ मत पीने लग जाना, ठीक है ना। तो आपको घर वालों ने कर दिया मोटिवेटेड, तू चिंता मत कर, पैसे की चिंता मत करना, हम हैं तेरे पीछे, तू तो काम बस तेरा ध्यान तो एक ही तरफ है, पढ़ना पढ़ना और पढ़ना। आपको कर दिया गया मोटिवेट। अब मोटिवेट, अच्छा है ना, मोटिवेट करते हैं तो आप क्या करते हैं? वेरियस रेस्पॉन्स देते हैं। यानी वेरियस क्या दे रहे हैं आप? रेस्पॉन्स। ये बीआर का मतलब क्या है? वेरियस रेस्पॉन्स। यानी वेरियस का मतलब है बहुप्रतिक्रिया। आप कोचिंग गए, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, साथियों से पढ़ रहे हो, यानी किसी उद्देश्य को, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएं कर रहे हो, ठीक है। इस प्रतिक्रिया के दौरान रास्ते में क्या आ गई? आपके बाधा आ गई। आपके क्या आ गई? बाधाएं। बाधाएं बोले तो बैरियर्स आ गए, बैरियर्स, रुकावट आ गई, ठीक है। अब बाधाओं को व्यक्ति दूर करेगा किससे? रेनफोर्समेंट, यानी पुनर्बलन से। उसको यहां पर क्या दिया जाएगा? पुनर्बलन। अरे बेटा तुम कर सकते हो, चिंता मत करो, ठीक है। अब पुनर्बलन पाकर के व्यक्ति क्या करता है? दोबारा से अपने अनुभवों का क्या करता है? संगठन। अनुभवों का संगठन, संगठित करता है। यहां पे दोबारा से अपने एक्सपीरियंसों को संगठित करेगा, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस, ये करेगा। और जब इसको कर लेगा तो सबसे अंत में किसको प्राप्त कर लेगा? लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा, यानी अपने गोल को प्राप्त कर लेगा। ये क्या बताए गए हैं? ये अधिगम के सोपान हैं। एम का मतलब अप्रेरित व्यक्ति, इसको क्या बोलेंगे? अभिप्रेरित व्यक्ति, मोटिवेटेड पर्सन। अभिप्रेरित व्यक्ति क्या कर रहा है? बीआर का मतलब बहु प्रतिक्रियाएं दे रहा है, बहु प्रतिक्रिया। रास्ते में क्या आ गई? बाधा। बाधाओं को दूर किससे किया? पुनर्बलन से। फिर उससे क्या किया? अनुभवों का संगठन, ठीक है ना। और फिर इसके बाद में लक्ष्य की प्राप्ति। सर नेगेटिव मोटिवेशन, पॉजिटिव मोटिवेशन। हाँ भैया, ये अवप्रेरणा के प्रकार होते हैं। अवप्रेरणा 2 प्रकार की होती है, सकारात्मक और नकारात्मक, ठीक है ना। नकारात्मक और सकारात्मक, वांछित क्रिया को बढ़ावा देने के लिए जो मोटिवेशन देते हैं वो आपका पॉजिटिव होता है, और अवांछित को रोकने के लिए नेगेटिव, ठीक है ना। मोटिवेशन आंतरिक और इसको बाह्य भी बोलते हैं। ओके, मोटिवेशन टॉपिक में पढ़ाऊंगा आपको ढंग से इसको। अधिगम का हृदय कहते हैं किसको? अवप्रेरणा को। अधिगम की कुंजी कहते हैं किसको? अवप्रेरणा को। अधिगम का स्वर्ण पथ कहा जाता है किसको? अवप्रेरणा को। अवप्रेरणा जो मोटिवेशन शब्द है लैटिन शब्द मोटम से बना है। मोशन का मतलब होता है मूव टू इंजन, यानी इंजन में गति प्रदान करना। चलिए ठीक है ना। तो ये हो गए अधिगम के सोपान। डिसेल ने अधिगम के 5 सोपान बताए। डिसेल ने कितने बताए? 5। डिसेल ने अधिगम के 5 सोपान बताए। कौन कौन से? नंबर 1, अभिप्रेरित व्यक्ति, ठीक है। क्या करता है? बहु अनुक्रिया, बहु प्रतिक्रिया करेगा। उनमें से उचित अनुक्रिया का चयन करेगा। सॉरी, बहुप्रतिक्रिया, एक मिनट। अप्रेरित व्यक्ति क्या करेगा? बहुप्रतिक्रिया करेगा। बहुप्रतिक्रिया। रास्ते में क्या आएंगी? बाधाएं, ठीक है। बाधा आने पर क्या करेगा? उचित अनुक्रिया का चयन। उचित अनुक्रिया का चयन, उचित को चुनो, उचित अनुक्रिया का चयन। और फिर इससे क्या हो जाएगा? लक्ष्य की प्राप्ति। कितने बताए? 5। लक्ष्य की प्राप्ति। ये डिसेल ने अधिगम के कितने सोपान बताए हैं? 5। और वैसे सामान्यतः कितने होते हैं? ये 6 होते हैं। कौन कौन से? अप्रेरित व्यक्ति या अवप्रेरणा, बहुप्रतिक्रिया,
बाधाएं, पुनर्बलन, अनुभवों का संगठन और अंतत्वगत्वा लक्ष्य की प्राप्ति। लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम मिला के चल, सफलता आपके कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। ठीक है साहब, क्लियर है। बात करते हैं नेक्स्ट, अधगम के प्रकार। अब चलेंगे अधगम के प्रकार। अधगम के प्रकार, टाइप्स ऑफ लर्निंग। के प्रकार, डेविड आसुबेल जो कि अमेरिकन शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है, डेविड आसुबेल ने अधगम के 4 प्रकार बताए हैं। कितने? 4 प्रकार बताए। ठीक है, डेविड आसुबेल ये कहां का है? देखो पहले तो ये भैया हमारा अमेरिका का है, अमेरिका का शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है। और कब बताए थे ये? उन्होंने 1968 में। 1968 में डेविड आसुबेल ने अधगम के 4 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? अधगम के 4 प्रकार बताए हैं। नंबर 1, अभिग्रहण सीखना। पहला, अभिग्रहण सीखना। नंबर 2, रटंत सीखना। रटंत सीखना। नंबर 3, अन्वेषण सीखना। अन्वेषण सीखना। और नंबर 4, खोजपूर्ण सॉरी अर्थपूर्ण सीखना। अर्थपूर्ण सीखना। अर्थपूर्ण सीखना, मीनिंगफुल लर्निंग। ये अभिग्रहण सीखना रिसेप्शन लर्निंग बोलते हैं, रटंत को रोट बोलते हैं, इसको डिस्कवरी लर्निंग बोलते हैं, इसको मीनिंगफुल लर्निंग बोलते हैं। तो डेविड आसुबेल ने अधगम के कितने प्रकार बताए हैं साथियों? आसुबेल ने अधगम के 4 प्रकार बताए हैं। ठीक है ना, अभिग्रहण, रटंत, अन्वेषण, अर्थपूर्ण। अब देखो ये जो रिसेप्शन लर्निंग है, ठीक है, अभिग्रहण सीखना रिसेप्शन लर्निंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि शिक्षार्थियों को जो सामग्री होती है वो या तो बोल करके या लिख करके दे दी जाती है। ठीक है ना, इसमें जो सामग्री है, अध्यापक सामग्री या तो बोल करके दे देते हैं, बोलकर या लिख कर दे देते हैं। ठीक है ना, अध्यापक सामग्री को बोलकर लिख कर दे देता है और छात्र उसको अपने आप में क्या कर लेता है? आत्मसात कर लेता है। अपने आप में आत्मसात, बोलकर या लिख करके अपने आप में क्या कर लेता है? आत्मसात, अपने आप में धारण कर लेता है। तो वो कौन सा है? अभिग्रहण। रटंत यानी रोट लर्निंग, रोट। ठीक है ना, इसमें बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे रट करके याद करना, रट कर याद करना, ये होता है रोट लर्निंग। बिना सोचे समझे जैसे तैसे करके चीजों को रट्टा मारना। और रटंत विद्या फलंत नहीं, रटी हुई विद्या कभी फलित नहीं होती है। लेकिन छात्र क्या करता है? चीजों को रटने का प्रयास कर रहा है, रट्टाफिकेशन वो कर रहा है। तो रटने का काम कर रहा है यहां पर। ठीक है ना, अन्वेषण सीखना, इसमें स्वयं खोज करके सीखना, स्वयं अन्वेषण करेगा। और अर्थपूर्ण सीखना, पहले चीजों को समझेगा, पहले समझना, फिर उनको विवेकपूर्ण तरीके से
विवेकपूर्ण तरीके से सीखना। लर्निंग इज अंडरस्टैंडिंग। पहले चीजों को अच्छी तरह से समझेगा, अंडरस्टैंड कर लो, उसके बाद में हम उन चीजों को लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये डेविड आसुबेल ने सीखने के कितने प्रकार बताए, बताओ कितने बताएं? ये क्वेश्चंस एग्जाम में आया हुआ है सर। अधिगम अन्वेषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं सर? अभिग्रहण अन्वेषण। अच्छा अच्छा, अभिग्रहण और अन्वेषण, यस। इसको तो बोलते हैं रिसेप्शन, और इसको बोलते हैं डिस्कवरी लर्निंग, इसको बोलते हैं रोट लर्निंग, इसको बोलते हैं मीनिंगफुल लर्निंग। ठीक है ना भैया सतवीर? अन्वेषण का मतलब होता है स्वयं खोज करके, डिस्कवर करना। लर्निंग इज डिस्कवर्ड, सीखना खोज करना है। तो यहां पर बालक स्वयं किसी चीज को खोज करके सीखता है, लेकिन सबसे उत्तम प्रकार का जो बताया जाता है ना इसमें, यह अर्थपूर्ण सीखना है। आसुबेल ने इनमें से भी सबसे उत्तम प्रकार किसको बताया है? अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल लर्निंग, मीनिंगफुल लर्निंग को। और सबसे निम्न कोटि का कौन सा है? रटंत। ये अपन जनरली पढ़ते ना कि रटंत विद्या फलंत नाई। सबसे निम्न, सबसे बुरा बुरा कौन सा है? रट करके सीखना। और सबसे अच्छा कौन सा होता है? अर्थपूर्ण सीखना। अभिग्रहण रिसेप्शन बोलते हैं भैया सतवीर, ठीक है ना? और रटंत को रोट बोलते हैं, ROTE, रोट, अभिग्रहण। क्लियर? वो बात समझ में आई? रोट, ROTE बोलते हैं, ठीक है ना? रिसेप्शन। रोट, डिस्कवर, और ये मीनिंगफुल लर्निंग। ओके, बोलो अब समझ में आया? बताइए, अब आया समझ में? बोलिए आगे ना। ओके ओके, चलिए, ओके ओके। अभिग्रहण अन्वेषण रटकर सीखना, ठीक है। और इसको जो चौथा वाला है, इसको अपन अर्थपूर्ण भी कह सकते हैं, सार्थक सीखना भी कह सकते हैं। सार्थक यानी अर्थ सहित सीखना। सबसे पहले समझने का प्रयास करेगा, फिर जो उसको ज्ञान मिलेगा उसके आधार पर अपने व्यवहार को स्थायी परिवर्तन करेगा। तो सबसे उत्तम कोटि का माना जाता है अर्थपूर्ण सीखने को। किसको माना जाता है? अर्थपूर्ण सीखने को सबसे उत्तम कोटि का माना जाता है। कौन से को माना जाता है? अर्थपूर्ण सीखने को सबसे उत्तम कोटि का माना जाता है। बोलो बात समझ में आई यहां तक? बोलो बात समझ में आई यहां तक? जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सब सेशन को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें। धुआंधार सेशन चल रहा है आज, ये है ना? आज कैसा सेशन चल रहा है? धुआंधार वाला सेशन चल रहा है, बहुत बढ़िया। बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पानी पिलाओ यार, गला सूख जाता है। ले आओ ले आओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए, बहुत बढ़िया।
चलिए नेक्स्ट देखो, सामान्यतः अधिगम जो होता है दो प्रकार का होता है। सामान्यतः अधिगम कितने प्रकार का होता है? दो। सामान्यतः अधिगम दो प्रकार का होता है। अधिगम दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। नंबर एक तो होता है संवेदी अधिगम। पहला होता है संवेदी, संवेदी अधिगम, सेंसोरी लर्निंग, संवेदी अधिगम बोलते हैं इसको। ठीक है, संवेदी अधिगम जो होता है मतलब ऐसा अधिगम जो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमारे मस्तिष्क को होता है। सर पेडागोजी भी साथ में करवा दें? हाँ बिल्कुल भैया, लगातार बढ़ रहे हैं। ठीक है ना। अब देखो आगे, ऐसा अधिगम जो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से होता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? संवेदी अधिगम कहा जाता है। यानी जो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से मस्तिष्क को जो ज्ञान होता है। ठीक है, कहने का मतलब जिसमें मानसिक क्रियाएं ज्यादा और शारीरिक क्रियाएं कम। यानी इसमें क्या होंगी? मानसिक क्रियाएं तो होंगी ज्यादा, मानसिक क्रियाएं ज्यादा व शारीरिक क्रियाएं होंगी कम। शारीरिक क्रियाएं कम होती हैं। तो वो कौन सा अधिगम कहा जाता है? संवेदी अधिगम कहा जाता है। ठीक है ना। इसको ज्ञानेंद्रिय अधिगम भी बोलते हैं, इसको मानसिक अधिगम भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ज्ञानेंद्रिय अधिगम भी बोलते हैं, ज्ञानेंद्रिय अधिगम अधिगम भी बोलते हैं इसको। इसको मानसिक अधिगम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मानसिक अधिगम भी कहा जाता है। ठीक है ना। कहने का मतलब ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से मस्तिष्क को जो ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, क्लियर। इसको अमूर्त अधिगम भी बोलते हैं, इसको मौखिक अधिगम भी बोलते हैं। इसको अमूर्त भी बोलते हैं, अमूर्त अधिगम, और इसी को मौखिक अधिगम भी कहते हैं। मौखिक अधिगम भी कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो ऐसा अधिगम जो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से होता है, मतलब मस्तिष्क को। ठीक है, जब मस्तिष्क को हो रहा है तो मानसिक क्रियाएं होंगी ज्यादा और फिजिकल जो वर्क होंगे वो होंगे कम। तो वो कौन सा अधिगम होता है? आपका ज्ञानेंद्रिय अधिगम। जैसे तर्क करना, तर्क देना, चिंतन करना। जैसे बात करें, जैसे तर्क देना, तर्क। अब तर्क देने में मानसिक क्रिया ज्यादा होंगी कि शारीरिक? सर मानसिक होंगी। तर्क देना, चिंतन करना, जैसे वाद विवाद करना, डिबेट, वाद विवाद करना, जैसे समस्या समाधान करना, समस्या समाधान, चिंतन से प्रारंभ होता है समस्याओं का, है ना, समस्या समाधान। तो ये सब हमारी कैसी क्रियाएं? ये हमारी, ठीक है, जैसे भाषण देना। क्लियर। अब एक होता है पेशीय अधिगम, एक होता है पेशीय अधिगम। कौन सा? नंबर 2, पेशीय अधिगम। पेशीय अधिगम नंबर 2। अधिगम के सामान्यतः दो प्रकार हैं, एक तो संवेदी अधिगम, एक पेशीय अधिगम। ठीक है ना। इसमें क्या होता है? बिल्कुल जस्ट उल्टा है। ऐसा अधिगम जिसमें शारीरिक क्रिया तो क्या होंगी? ज्यादा। शारीरिक क्रिया ज्यादा व मानसिक क्रिया कम होंगी।
कम होती हैं। तो वो कौन सा अधगम है भैया? पेशीय अधगम कहलाता है। बोलो बात समझ में आई? जिसमें शारीरिक क्रिया ज्यादा है और मानसिक क्रिया क्या है? कम है। ठीक है ना? यानी शरीर की कर्मेंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है, ठीक है, इसलिए इसको कर्मेंद्रिय अधगम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कर्मेंद्रिय अधगम, या इसको यांत्रिक अधगम भी बोलते हैं। यांत्रिक अधगम। चूंकि ये शरीर से हो रहा है, इसका मतलब इसको मूर्त अधगम भी बोलते हैं। मूर्त अधगम। और जो मस्तिष्क वाले को बोलते हैं अमूर्त। ये इनके नाम है, यांत्रिक अधगम, कर्मेंद्रिय अधगम, मूर्त अधगम। ठीक है ना? इसको मोटर लर्निंग भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोटर लर्निंग। ठीक है साहब? तो शारीरिक क्रिया ज्यादा हैं, जैसे कार चलाना, जैसे कार चलाना, जैसे कार चलाना। अब जो बताओ, कार चलाने में मस्तिष्क से यूज होता है, लेकिन मस्तिष्क से ज्यादा शारीरिक क्रियाएं। हाँ, स्टेयरिंग पर हाथ भी चल रहे हैं, एक पैर ब्रेक पे है, एक क्लिच पे है। ठीक है ना? ये दो पैरों से तीन काम करने पड़ रहे हैं, ब्रेक भी लगाने पड़ रहे हैं, क्लिच भी दबानी पड़ रही है, और आपको एक्सीलेटर भी लेना पड़ रहा है। तो शारीरिक क्रियाएं, और एक हाथ से स्टेयरिंग भी, दोनों हाथ से, फिर एक हाथ से स्टेयरिंग भी चल रही है, और एक से आपको गियर भी बदलने होते हैं। तो और आपकी निगाह भी काम कर रही है सामने। इसका मतलब यहां पर बच्चों शारीरिक क्रिया तो क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है, और मानसिक क्रिया क्या हो रही है? यहां पे कम हो रही है। तो वो कौन सा अधगम होएगा आपका? पेशी अधगम, या यांत्रिक अधगम, या मूर्त अधगम, या मोटर लर्निंग, या इसी को बोलते हैं कर्मेंद्रिय अधगम। क्लियर? जैसे कार चलाना, जैसे कपड़े धोना। अब कपड़े धोने में मस्तिष्क भी लगाते हैं, है ना, लेकिन मस्तिष्क से ज्यादा आप अपने हाथों को चलाते हैं। ठीक है? जैसे नाचना, नाचना, डांस कर रहे हैं, है ना, नाचना। अब नाचने में शारीरिक क्रिया ज्यादा है, जैसे हारमोनियम बजाना, हारमोनियम बजाना, बजाना। ठीक है ना? इनमें आपकी शारीरिक क्रियाएं ज्यादा लगेंगी। क्लियर है? बताइए, बहुत बढ़िया। अब बात करें, बीएस ब्लूम ने अधगम के 3 प्रकार बताए हैं। ठीक है ना? ये सामान्य 2 प्रकार हो गए। अब बीएस ब्लूम के अनुसार अधगम के प्रकार। बीएस ब्लूम के अनुसार, अधगम के प्रकार, अधगम के प्रकार किसके अनुसार? बीएस ब्लूम। बेंजामिन स्टुअर्ट ब्लूम, जो कि अमेरिकन शैक्षिक मनोवैज्ञानिक हैं, जिन्होंने ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य बीएस ब्लूम, है ना। भावात्मक जो उद्देश्य की क्रीथवाल और मसीहा, और आपके भावात्मक का जो है वो सिम्पसन के द्वारा दिया गया। ठीक है ना? तो इन्होंने, बीएस ब्लूम ने अधगम के 3 प्रकार बताए। नंबर 1 ज्ञानात्मक अधगम, ज्ञानात्मक अधगम। नंबर 2 भावात्मक अधगम, या क्रियात्मक अधगम कह लो, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और ज्ञानात्मक अधगम, भावात्मक अधगम, भावात्मक अधगम। और नंबर 3 है बेटाओ क्रियात्मक अधगम, क्रियात्मक अधगम। ठीक है? तो बीएस ब्लूम ने अधगम के कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार बताए हैं, ज्ञानात्मक अधगम, भावात्मक और क्रियात्मक। ठीक है? हमारे भारत में ना भावात्मक अधगम अधिक पाया जाता है। भारत में कौन सा पाया जाता है? भारत में, ये अमेरिका के, भारत में भावात्मक अधगम ज्यादा पाया जाता है। भावात्मक अधगम, अधगम ज्यादा पाया जाता है। कौन सा अधगम ज्यादा पाया जाता है? भावात्मक अधगम ज्यादा पाया जाता है। बोलो बात समझ में आई? बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ।
बताइए, एक बार कमेंट करके बताइए फटाफट से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए तो सेशन को यहीं विराम दें या आगे चलें, बताओ। कल इसका पार्ट सेकंड करा देंगे, लाओ बताइए। सेशन को चलने दें या यहीं विराम दें? सर नोटबुक में लिखा रहा, किस क्या लिखा हुआ है भाई नोटबुक में सतवीर? अच्छा, नोटबुक में लिख रहे हो साथ साथ, बहुत अच्छी बात है। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। क्या लिखा हुआ है भाई? बहुत अच्छी बात है। चलिए भैया। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल। धन्यवाद।